ये जोकड़े हुए हैं। देखिए इक्विलिब्रियम स्टार्ट कीजिए। तो यहाँ पे दो टाइप्स, ये चैप्टर 2 पार्ट में बटा हुआ है, ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयनिक इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में हम बात करेंगे पहले, उसके पहले समझते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का तो मतलब समझते होंगे कि इक्वल है, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन के टर्म में, क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो रिएक्शंस के टर्म में ना बात करेंगे जी कि रिएक्शन में क्या हो रहा है। तो रिएक्शन जब भी होता है तो आप देखे होंगे कि एक तो रिएक्टेंट होता है जो कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में। जनरली 10th क्लास तक इसी तरह का रिएक्शन देखे होंगे, यूनिडायरेक्शनल, इधर से इधर नहीं जा रहा है, कभी इधर नहीं गया वापस, ठीक है। लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो दोनों साइड जाते हैं, आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। जिस समय ये दोनों रेट बराबर हो जाए, मतलब जितना फॉरवर्ड जा रहा है उतना ही बैकवर्ड जा रहा है, इन शॉर्ट कहें जितना कंसंट्रेशन इसका है रिएक्टेंट का, उतना ही कंसंट्रेशन किसका है, प्रोडक्ट का। कंसंट्रेशन का मतलब इसका अमाउंट दोनों सेम है। फॉर एग्जांपल वाटर का लेवल दोनों तरफ से सेम है, तो किधर भी फ्लो होगा क्या, नहीं ना। अब इक्वल हो गया ना, तो उसी को इक्विलिब्रियम कंडीशन कहते हैं। तो 2 लाइन का डेफिनेशन लिख लो इस चैप्टर का, इक्विलिब्रियम क्या है लिखिए। लिखिए इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम इज अ पॉइंट, इक्विलिब्रियम इज अ पॉइंट, एक पॉइंट है। इक्विलिब्रियम इज अ पॉइंट at which equilibrium is a point at which rate of forward reaction is equal to the rate of backward reaction. Rate of forward reaction is equal to the rate of backward reaction. रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। या दूसरे शब्दों में इसको कैसे कहेंगे और करके लिख लो, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो किसी भी डायरेक्शन में नहीं जाएगा, वो रुका रहेगा रिएक्शन, वही इक्विलिब्रियम कहलाता है। देखिए कोई भी चीज फ्लो तभी होता है जब वो दोनों क्या हो, अंतर हो, दोनों में गैप हो, ठीक है। एक वाटर का लेवल हाई है और एक टंकी में कम है, तो इधर से इधर फ्लो हो सकता है। या ऐसा ही आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ते हुए, फिजिकल वर्ल्ड में भाई +5 वोल्ट है -5, तो फ्लो होता था इधर करंट का। क्यों फ्लो हुआ, क्योंकि दोनों पोटेंशियल में डिफरेंस है। इलेक्ट्रिसिटी में क्या कहते हैं, पोटेंशियल, इसी बात को कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर दोनों सेम रहा तो होगा क्या, फ्लो नहीं होगा। तो जब सेम हो गया दोनों, उसी कंडीशन को आप इक्विलिब्रियम कहेंगे कि दोनों रिएक्टेंट जितना है उतना ही प्रोडक्ट है, उस कंडीशन में ये फ्लो अब नहीं होगा। कोई दिक्कत किसी को इसमें? जैसे एक मैं एग्जांपल देता हूं, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, ये फॉर्मेशन कर देगा किसका, अमोनिया का, क्या, अमोनिया का। तो देखो जब तक नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आप शुरू में ले रहे हो तो आपका ये प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन बाद में ये टूट के वापस टूटेगा तो इसी में आएगा, ठीक है। और इस रिएक्शन को आप क्या कर लो, बैलेंस कर लो, 2 लगा लो, यहाँ 3 लगा लो, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये जैसे ही फॉरवर्ड में गया, ठीक है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। तो एक टाइम ऐसा आएगा ना, मान लीजिए 100 ग्राम था इसका मास, ठीक है, आप जानते हो ना इसका मास दोनों बराबर ही होता है। तो शुरू में बनना शुरू किया, 20 ग्राम बना, तो ये 20 ग्राम से घटेगा, ठीक है। फिर 50 ग्राम बना, ये 50 ग्राम बचा, तो दोनों क्या हो गया, इक्वल ना हो गया। उसी कंडीशन को क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का सिंपल सा मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम हो। इसको ग्राफिकल भी समझना चाहो तो देखो सिंपली हम समझ सकते हैं एक ग्राफ की मदद से। कैसे, देखो मान लो कंसंट्रेशन है, रिएक्टेंट, शुरू में तो रिएक्टेंट ही ना लेंगे, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, टेम्परेचर मतलब रिएक्शन हो रहा है। एक बात बताओ, शुरुआत में रिएक्टेंट आप लिए,
तो रिएक्टेंट का अमाउंट कुछ तो होगा, 100 ग्राम 50 ग्राम कुछ होगा, जीरो तो नहीं होगा, जीरो से ऊपर होगा। और ये रिएक्टेंट जैसे जैसे रिएक्शन आगे जाता है ये घटता है कि बढ़ता है? घटता है। तो रिएक्टेंट हमेशा घटता चला जाता है। बोलो कोई दिक्कत इसमें? रिएक्टेंट आपका क्या होता है? घटता चला जाता है ऐसा। अब प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट तो शुरुआत में नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन धीरे धीरे ये क्या हुआ? बढ़ता चला गया। तो जिस जिस पॉइंट पे ये दोनों मैच हो जाए, इक्वल हो जाए, उसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम। तो यही कहलाता है इक्विलिब्रियम। बोलिए कोई दिक्कत? ग्राफिकली समझ में आ गया? ठीक है, इसको ड्रॉप कर लीजिए। तो नेक्स्ट हेडिंग दीजिए लॉ ऑफ मास एक्शन। तो लिखिए रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन जिसे मैं आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, रेट टू आर से, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा? मैं पूछूंगा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पे या रिएक्टेंट पे? रिएक्टेंट पे ना। रिएक्टेंट आप कितना ले रहे हो उससे ही प्रोडक्ट डिसाइड होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला कोल, कोल किसका? कार्बन का बना होता है, इसको बर्न किया तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। अब आप बताइए 1 केजी कोल लीजिएगा तो उतना कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, लेकिन 10 केजी कोल लिए तो प्रोडक्ट उतने मिलेगा क्या? नहीं, ज्यादा अमाउंट मिलेगा। यानी इसके अमाउंट पे ये डिपेंड कर रहा है कि नहीं प्रोडक्ट आपका। ठीक है, तो रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड करेगा? अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। ये उसको दूसरी भाषा में कंसंट्रेशन भी बोलते हैं कि कितना अमाउंट में वो प्रेजेंट है। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा आपका ये, यही कहलाता है लॉ ऑफ मास एक्शन। कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लेता है, तो इसको लिखो 2 मार्क्स में एक्सप्लेन करने आ जाएगा लॉ ऑफ मास एक्शन। तो ये डेफिनेशन लिख दीजिएगा, इससे आपको ये याद भी रहेगा और साथ में एक एग्जाम्पल इसके लिए करते हैं। तो एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए ए और बी, या छोड़ो एक हम एग्जाम्पल ही लेते हैं, हाइड्रोजन है और कौन है? आयोडीन है मान लो, दोनों गैस फॉर्म में, हाइड्रोजन आयोडीन, और ये चेंज होके बन जा रहा है HI, ये भी गैस फॉर्म में। ठीक है, ये इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके लिए मुझे रेट निकालना है, तो रेट ऑफ रिएक्शन हम क्या लिखेंगे? सुनिए, रेट यानी आर, रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखो इसको लिखने का तरीका, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जी? रिएक्टेंट के। रिएक्टेंट कौन कौन है इसमें? H2 है और I2 है। कोई दिक्कत किसी को इसमें? नहीं। कंसंट्रेशन के लिए ना ऐसे बड़ा बॉक्स लगा लेते हैं बिगर। ठीक है, इस तरह से। तो ये क्या कहला रहा है? इसको पढ़ेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन, और प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लेते हैं, तो के रेट कांस्टेंट इसको बोलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे H2 और I2। अच्छा एक बात ध्यान और दीजिएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना मोल है? 1 मोल, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन आयोडीन कितना मोल है? 1 मोल। तो इसी को पावर में यहाँ लिख देते हैं, ये तरीका होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ये पावर में एक एक लिखेंगे, एक को लिखने की जरूरत नहीं है तो रहने दीजिए। तो आर रेट ऑफ रिएक्शन ये कहलाएगा, प्रोडक्ट का कोई रोल इसमें नहीं होगा। तो इस तरह से हम किसी इक्वेशन में रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप ये लिख लीजिए। ठीक है, तो जैसे एक ये एग्जांपल हमने लिया, एक रिएक्शन। ठीक है, और इस केस में हमने लिखा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। तो क्या लिखेंगे? आर एफ लिखेंगे। आर एफ इक्वल टू क्या लिखेंगे? बोलिए। हाँ, नहीं नहीं, आर एफ ये लिखेंगे, इस फॉर्मूला से देखिए लिखना सीखिए। के, बताइए, के लिखेंगे और फॉरवर्ड है इसलिए एफ लगा देते हैं। ठीक, और अगर फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं तो ये मेरा रिएक्टेंट की तरह काम करेगा और ये प्रोडक्ट की तरह। तो रिएक्टेंट क्या है मेरा? ए और बी। ए और बी का कंसंट्रेशन लिखते हैं और इसमें जो भी मोल्स होते हैं उसको कहाँ लिखते हैं? टू दी पावर में। तो ये ऐसे लिखिए। तो ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिख लिए। बोलिए कोई दिक्कत? इसी तरह से आप लोग रेट ऑफ बैकवर्ड लिख सकते हैं, तो लिखिए फटाफट, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। आर बी
इक्वल टू क्या होगा, ये तो बहुत सिंपल सी बात है। जब बैकवर्ड बात कर रहे हैं तो इधर से इधर रिएक्शन जा रहा होगा, यानी कि रिएक्टेंट कौन होगा मेरा, सी और डी। तो इस केस में के बी लिख लो, रेट कांस्टेंट के, और बैकवर्ड है इसलिए बी। और बताइए इस केस में रिएक्टेंट कौन है, इधर से इधर जा रहा है, ये मेरा रिएक्टेंट है सी टू द पावर सी और डी टू द पावर डी, ये कंसंट्रेशन ऑफ डी। बोलिए कोई दिक्कत। अच्छा एक बात बताइए, हम तो इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए बात कर रहे हैं, तो एट इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, दोनों बात को हम लिख लिए, जल्दी से इक्वेट कीजिए, के एफ ए बी टू द पावर बी और इधर के बी सी टू द पावर सी और डी टू द पावर डी। अब बताइए इधर के एफ और के बी को ले लो और इसको यहां ले आओ जल्दी से। ठीक है, अच्छा ये रेट कांस्टेंट है तो इसको मैं एक वर्ड में केसी लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, केसी। इसको बोल देते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्योंकि किस पे निकाल रहे हैं, इक्विलिब्रियम पे ना जी, तो हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसीलिए इसका नाम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रख दिया, केसी। अच्छा ये केसी क्या होगा, देखिए ध्यान से फॉर्मूला पे देखिए, सी किधर है, प्रोडक्ट है कि रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट है, तो हम बोलेंगे आइए कंसंट्रेशन है, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यानी कि आज आपको फर्स्ट एक फॉर्मूला मिला, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, किसका फॉर्मूला है जी, केसी का। केसी का नाम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कब निकालेंगे, एट इक्विलिब्रियम पे। तो एट इक्विलिब्रियम कभी भी निकालने दे तो बस कुछ नहीं करना है आपको, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये तो आज ही याद हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब देखिए यहीं से आपके एग्जाम्स में सवाल आना शुरू हो जाता है, ये छोटा सा एक फॉर्मूला है जो आपके काम का है, ठीक है, ये डेरिवेशन का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, आप बस ये बात याद रखो, ठीक है, अभी तक जो पढ़े उसमें इंपॉर्टेंट लाइन ये है। देखिए इसमें इस क्वेश्चन को देखिए तो इसमें प्रोडक्ट कौन है बताइए, यही है ना, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट तो क्या लिखेंगे, NO है मेरा और Cl2 है, बोलो इसमें कोई दिक्कत नहीं, कंसंट्रेशन के लिए ऐसा लगा देते हैं बड़ी ब्रैकेट, और इसके बाद इसका कितना मोल है जी 2, क्लोरीन कितना मोल है 1, नहीं कुछ लिखा तो 1, और डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट क्या है मेरा NOCl, और कितना इसका है कंसंट्रेशन, ये मोल 1 है, तो 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो ये हो गया मेरा केसी का फाइनल आंसर। बोलो कोई दिक्कत, कितना सिंपल से तो है, ये लिख लोगे ना। और दूसरा सवाल इसमें क्या आएगा, इसकी वैल्यू दे देगा, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 5 है, कुछ ऐसे काट दो वैल्यू रख के आंसर आ जाएगा, उस पर भी हम क्वेश्चन करा देते हैं, सारे बुक में हैं, इस चैप्टर में काफी सारे क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी में, तो उसको बनाना है आपको, ठीक है, तो आप बुक लाइएगा। दूसरा आइए एक नोट यहाँ पे लिख लो, ये सारे गैसियस स्टेट में थे, सब जी मैंने लगाया है इसमें, ठीक है, एक नोट लिखिए, कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड, कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इक्वल टू 1, इसको हमेशा एक कांस्टेंट लेते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड हमेशा कांस्टेंट मतलब 1 ही लेते हैं उसको वैल्यू को, ठीक है, तो उसको ध्यान में रखते हुए जैसे आपसे कोई पूछेगा, मान लीजिए एक एग्जांपल करते हैं, चलिए CaCO3 हमने किया, ये सॉलिड स्टेट में है, और ये आप ब्रेक पढ़े होंगे 10th क्लास में, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या टूटता है जी, क्विक